जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बताइएगा कैसी क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की। बताइए थोड़ा सा आप लोगों की तैयारी वगैरह जो है वो कैसी चल रही है। देखिएगा सबसे पहले जो मैंने एक बार आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहले कॉपी करिएगा लिंक को और वीडियो को शेयर करिएगा। दूसरी चीज़, अगर देखिएगा मैंने देखा है कई लोगों को नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो शाम को आप लोग जैसे ना कस्टमर केयर का नंबर लगा लिया करो 198, अगर जियो के यूज़र हैं, ठीक है। और उस पर कॉल लगाकर जो है आप लोग क्लास देखते रहिए, या फिर आप लोग जो है एक बार फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डालकर और उसको दोबारा से सही करें, तो क्या होता है क्लास वगैरह जो है आप लोगों की नेटवर्क वगैरह आ जाएंगे, चल जाएगी, ठीक है। चलिए देखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क में बनाया गया है। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? दिल्ली में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश है दुबई, ठीक है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो इंदौर बना है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बनाया गया? गुड़ग्राम में बनाया गया, ठीक है। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में, ठीक है। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा नागालैंड। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ किया गया? गुजरात के अंदर। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कहाँ पर है? तो कांडला गुजरात में है। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? गोवा, ठीक है। भारत की पहली एम्बुलेंस पशु एम्बुलेंस आंध्र प्रदेश में। दालचीनी की खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ मनाया गया? बिहार में। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में। और दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा केंद्र जो है सिनोज दक्षिण कोरिया में बनाया गया है, ठीक है। देखिएगा इनको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लिएगा। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी और पीडीएफ से अच्छे से पढ़िएगा। एक प्रश्न है आप लोगों का यहाँ से पूछा जाना तय है, ठीक है। तो एक प्रश्न आप लोगों का यहाँ से बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कि चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1540, 1565, 1527, 1539। बताइएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ। तो देखिएगा चौसा का युद्ध जो था वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। किसके मध्य? हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ है, ठीक है। जहाँ पर देखो डिटेल बतानी वाली होगी वहाँ पर मैं बताता चलूँगा। और ये युद्ध हुआ है 1539 में। कब हुआ? 1539 में। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। और ये भी किसके किसके मध्य होता है? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, ठीक है। 1565 ईस्वी में किसका युद्ध होता है? तो तालीकोटा का युद्ध होता है। कौन सा होता है? तालीकोटा का युद्ध होता है। और यह बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच होता है। बहमनी व विजयनगर के मध्य, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? तो खानवा का युद्ध होता है। किसका होता है? खानवा का युद्ध होता है। और खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य होता है? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा बेटा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा कि वंदे मातरम पत्रिका या अखबार के संपादक कौन थे? अरविंद घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, एनी बेसेंट थे, या महात्मा गांधी? बताइएगा। तो वंदे मातरम जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा जो वंदे मातरम पत्रिका थी इसके संपादक थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष थे। तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है एक अखबार या पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था सुधारक। क्या नाम था? सुधारक। एनी बेसेंट के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था न्यू इंडिया। क्या नाम था? न्यू इंडिया। और इसके साथ में महात्मा गांधी के साथ में कौन सी निकाली गई थी? तो महात्मा गांधी ने निकाली थी यंग इंडिया। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके? महात्मा गांधी के, ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरोरा से पटना तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो देखिएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया तक के जो मार्ग को है क्या किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या वन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या वन घोषित किया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है बेटा 1620 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है हमारा कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? नील नदी, डैन्यूब नदी, हडसन नदी या राइन नदी? बताइएगा। चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा कि न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिएगा, मिस्र की राजधानी जो है काहिरा, वो कहाँ पर स्थित है? तो नील नदी के तट पर स्थित है। भारत विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी हो जाएगी। ठीक है, नील नदी के ऊपर ही मिस्र में एक बांध है जिसका क्या नाम है? ओस्वान बांध है। ठीक है, डैन्यूब नदी, सबसे ज़्यादा देशों की राजधानी अगर किसी नदी के तट पर स्थित है तो वो डैन्यूब नदी के, जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना स्थित है, हंगरी की राजधानी है, पोलैंड की है, तो कई देशों की राजधानी। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपकी राइन नदी है, राइन नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो बेटा बॉन। कौन सा? अब बता दीजिएगा बॉन किसकी राजधानी है, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग के लिए लाभकारी है। जब मुद्रास्फीति आ जाती है तो मुद्रास्फीति होती है तो किस वर्ग को लाभ प्राप्त होता है? तो देखिएगा, मुद्रास्फीति होती क्या है? जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। क्या होगा? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। ऐसी स्थिति में जो देनदार होते हैं, ठीक है, जो ऋणदाता होते हैं, ठीक है, देनदार को क्या होता है? घाटा होता है। और जो लेनदार होते हैं उनको क्या होता है? उनको लाभ होता है। ठीक है, फायदा होता है। तो उसने यही तो पूछा है किसको लाभ होता है, तो लेनदार को लाभ प्राप्त हो जाएगा अगर जब मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न है हमारा, वो सॉरी छठा प्रश्न है कि कैल्शियम सल्फॉस्फेट निम्न में से किस में उपस्थित होता है? सिरका में, दही में, हड्डियों में या अमाशय में? बताइएगा। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है बेटा वो किस में उपस्थित होता है? सही आंसर छठे प्रश्न का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, बाकी आप लोग जो है ना हिंदी की प्रैक्टिस के लिए UPSSC पेट, ठीक है, की प्लेलिस्ट में जाइएगा। हिंदी की कई सारी क्लासेस पढ़ी हैं, लगभग 26-27 क्लासेस पढ़ी हैं और एक क्लास को मैंने दो क्लासेस में कन्वर्ट किया है। तो आप वहाँ से जाकर अच्छी तरीके से, जैसे आपका समास हो गया, संधि हो गया, लिंग हो गया, ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, ये सब आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। एक एक प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को सर्च करिएगा और क्लासेस को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट किस में उपस्थित होता है? तो बेटा हड्डियों में। किस में? हड्डियों में होता है। सिरका में क्या होता है? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, दही में क्या होता है बेटा? तो लैक्टिक अम्ल होता है। और अमाशय में हमारे कौन से होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं महाराज लोग, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार चाहें तो आप लोगों की भाई इच्छा है, चाहें तो शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों के ऊपर है कैसा लग रही है क्लास, कैसी नहीं लग रही है, अब आप ही लोग बताएंगे, मैं क्या बताऊं। ठीक है। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। देखिए आप ऐसे समझिएगा, जब गोताखोर जो होते हैं वो पानी के अंदर जाते हैं, तो पानी के अंदर वो कौन सी गैस लेकर जाते हैं, ठीक है, अपनी सांस लेने के लिए वो किस गैस का प्रयोग करते हैं या किस गैस का मिश्रण यूज करते हैं, क्योंकि ताकि उनको सांस लेने में परेशानी ना हो। तुमने देखा होगा ना, वो एक पीछे सिलेंडर लगा के जाते हैं, गोताखोर एक सिलेंडर वगैरह लगा लेते हैं ना पीछे, और मुंह में वो लगा के, ठीक है, जिससे क्या होता है उन दो गैसों के मिश्रण से क्या होता है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो याद रखिएगा किसका मिश्रण प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन एवं हीलियम के। किसके, ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण को प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है हमारा कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद। बताइएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो सही आंसर आप लोग बताइएगा कि जो नवाब शुजाउद्दौला था, इसकी जो पत्नी थी जिनका नाम था बहू बेगम, तो बहू बेगम का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है बेटा। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है बेटा, फैजाबाद में। कहाँ पर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फैजाबाद में स्थित है। ठीक है, और फैजाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है हमारा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। देखिएगा यूपी के जितने भी प्रश्न बढ़ा रहे हैं, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में बाहर नहीं जाएंगे, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जितने भी प्रश्न आएंगे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, आपके प्रश्न फंसेंगे यूपी स्पेशल से। ठीक है, तो मेहनत करते रहिएगा। देखिए अब आप ये मत समझिएगा कि चलिए छोड़िए, अब आपको अगर दिख रहा है मेहनत है तो फिर कोई बात ही नहीं। बाकी आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, देखो कि जीएस के प्रश्न फंस रहे हैं नहीं फंस रहे हैं, आप एक बार क्लास करके देखिए तो। ठीक है, बाकी आप लोग खुद ही देख रहे हो व्यूज वगैरह कम आ रहे हैं, तो ये आप लोगों की भाई थोड़ी सी कमी है, वीडियो वगैरह शेयर नहीं करते हैं सही से। तो देखिएगा राजीव गांधी जो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है बेटा, तो रायबरेली में। कहाँ पर स्थित है, रायबरेली में स्थित है। और रायबरेली के कहाँ पर, फुर्सतगंज में। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अच्छा, इसको जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। किसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं, ठीक है, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, याद रखिएगा। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है हमारा कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। बताइएगा, रामायण, महाभाष्य, महाभारत या अष्टाध्यायी। तो देखिएगा रज्मनामा जो है वो किसका जो है फारसी अनुवाद है, तो बेटा महाभारत का है। किसका है, महाभारत का है। और किसके शासनकाल में, तो अकबर ने इसका, किसने, अकबर ने अनुवाद करवाया था। ठीक है, अकबर ने अनुवाद कराया। और देखिएगा इसका अनुवाद किया किसने, ठीक है, अनुवादक कौन कौन थे, तो कई लोगों ने मिलकर किया। तो सबसे बड़ा नाम है बदायूनी का, कादिर बदायूनी। ठीक है, नकीब खां, ठीक है, नकीब खां। और तीसरे थे फैजी। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर जो था इस महाभारत का नाम, मतलब इसका फारसी में अनुवाद किया था, और नाम क्या रखा था, रज्मनामा नाम रखा था। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइएगा क्लास वगैरह आपको कैसी लग रही है। चलिए 11वां प्रश्न है हमारा कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है राज्य व्यवस्थापिका, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग या पंचायती राज आयोग। बताइएगा। तो देखिएगा जो हमारी पंचायत होती हैं,
पंचायत का कार्यकाल कितने दिन का होता है बताइएगा। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और समस्त चुनावों का संचालन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो होता है पंचायतों के चुनावों का संचालन किया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पंचायत जो है वो कितने स्तर पर है? पंचायती राज कितने स्तर है? बताइएगा। कितने स्तर है? 3 स्तरीय है। ठीक है। ग्राम स्तर, और क्या है? ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं? बताइएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा कि अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वो कहाँ पर मिलती हैं। तो देखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी जो होती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं बेटा? देवप्रयाग में। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जो आपका विष्णुप्रयाग है यहाँ पर अलकनंदा कौन सी मिलती है? अलकनंदा प्लस धौलीगंगा मिलती है। अलकनंदा और धौलीगंगा नदी मिलती है। कर्णप्रयाग जो है यहाँ पर अलकनंदा, ठीक है, प्लस पिंडार नदी मिलती है। और आपका जो रुद्रप्रयाग है तो यहाँ पर कौन मिलती है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है, प्लस मंदाकिनी नदी। और ऐसे ही अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलती है तो उसको नंदप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइएगा। तो देखिएगा, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? आशा फारिक को सम्मानित किया गया। ठीक है, इसमें 1 साल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, एक अभिनेत्री हैं, इनको पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, आशा फारिक जी को पद्मश्री मिला था 1992 में। ठीक है, याद रखिएगा। क्या मिला था? 1992 में इनको पद्मश्री मिला था। इसके साथ में ही यह 1998 से लेकर 2001 तक जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड होता है उसकी ये क्या रही थी? अध्यक्ष भी रही थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि यूएन, ये उन लिख गया है, ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन, ठीक है, 2023 जल सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? बताइएगा। यूएन का 2023 जल सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, ठीक है, या फिर आप लोगों का वियना में। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो यूएन जल सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। अभी मैंने बताया न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी। किसके किनारे है? हडसन नदी। वियना किसके किनारे है? डैन्यूब नदी। ठीक है। नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, यमुना के। ठीक है। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है हमारा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 180, 173, 161 या 152? बताइएगा। तो देखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको जो जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, एक फ्रांस की एक
संगठन है इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान 2023 में कौन से नंबर का है? 161वें नंबर पे है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पर कौन है, तो बेटा नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है बेटा आयरलैंड। कौन है? आयरलैंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए 180 देश इसमें शामिल थे, कितने देश शामिल थे? 180। तो आपसे पूछ लिया जाए अंतिम स्थान किसका है, तो अंतिम स्थान जो है बेटा वो उत्तर कोरिया का है। किसका है? उत्तर कोरिया का है। और 179 मतलब बिल्कुल इससे एक पहले वो किसका है, तो वो चीन का है। फिलहाल ये सब देखिएगा, इस रिपोर्ट में हमसे अच्छी स्थिति पाकिस्तान की है, ठीक है। पाकिस्तान इस स्थिति में कौन से नंबर पे है? 150वें नंबर पे है, याद रखिएगा आप लोग। इवन हमसे अच्छा अफ़गानिस्तान है। ऐसा हो सकता है क्या? ये फर्जी है बिल्कुल रिपोर्ट, ठीक है। अफ़गानिस्तान जो है वो हमसे ऊपर है, ठीक है। वो 152वें नंबर पे है, बताओ, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। बांग्लादेश 163 पर है, ठीक है, याद रखिएगा। भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है ना, भूटान जो है वो कितने नंबर पे है? 90 नंबर पे है, ठीक है। उसकी रैंक जो है वो 90 है। नेपाल 95 पर है। नेपाल जो है वो 95 पर है। और इवन जो श्रीलंका है वो 135वें नंबर पे है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो 15वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती, प्रवीण सूद, मनोज सोनी या आर दिनेश? बताइएगा। भारतीय जीवन बीमा जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है, बताइएगा। तो देखिएगा, मार्च 2023 में भारतीय जीवन बीमा LIC के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। कौन? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ में जो प्रवीण सूद जो हैं ये कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी थे। और ये क्या बने हैं? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो जो होती है ना, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के क्या बने हैं? निदेशक बने हैं। जो मनोज सोनी हैं ये क्या बने हैं? तो बेटा ये UPSC के अध्यक्ष बने हैं। कौन है? UPSC के अध्यक्ष बने हैं। और जो आर दिनेश जो हैं वो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है, द हाफ मून पुस्तक के लेखक कौन है? रिसेंटली बुक है तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। मैरी बेथ कीन, अब्राहम वर्गीस, लॉरा हॉनकिन या रस्किन बॉन्ड? तो देखिएगा, जो द हाफ मून पुस्तक है इसके लेखक हैं द मैरी बेथ कीन। कौन है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैरी बेथ कीन है, ठीक है। जो अब्राहम वर्गीस हैं इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो लिखिएगा द कोविनेंट ऑफ वाटर। द कोविनेंट ऑफ वाटर, ठीक है। जो लारा हॉनकिन है इनके द्वारा द डे ड्रीम। द डे ड्रीम्स। और जो रस्किन बॉन्ड है इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। ये सारी बुक जो है वो मई या अप्रैल की हैं, ये भी याद रखिएगा। द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग, बाकी ये पूरा नाम याद रख लेना, ठीक है। द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। तो सही आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। 1 मई, 30 मई, 17 मई या 15 मई?
तो देखिएगा प्रतिवर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो 15 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने के लिए जो है प्रस्ताव 1993 में पारित हुआ था। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं, या मजदूर दिवस भी मनाते हैं। क्या कहते हैं इसको, मजदूर दिवस भी कहते हैं। 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके साथ में जो 30 मई है, तो 30 मई को हम लोग जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि 30 मई 1826 को ही हिंदी का पहला साप्ताहिक उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था, इसीलिए हम लोग 30 मई को क्या सुनाते हैं, बनाते हैं, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। 17 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 17 मई को विश्व संचार दिवस मनाते हैं। क्या मनाया जाता है, विश्व संचार दिवस, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है हमारा कि दोहा डायमंड लीग 2023 में जेवलिन थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता है। जूलियन बीवर, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स, अरशद नदीम, बताइएगा। तो देखिएगा इसमें भारत के रॉक स्टार आप लोग समझ सकते हैं किसने जीता है। नीरज चोपड़ा जो है ये पहले स्थान पर रहे हैं और इन्होंने, ठीक है, कितने मीटर का भाला फेंका है ये बताइएगा। तो 88.67 मीटर का, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं, तो एंडरसन पीटर्स रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तीसरे स्थान पर जो थे वो जैकब बाल्देज रहे हैं। जूलियन सीजर जो हैं वो चौथे स्थान पर रहे हैं और 5वें स्थान पर जो है वो अरशद नदीम रहे हैं। और ये कहाँ के हैं, तो ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बाई चांस पूछ लिया जाए, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जो 20वां प्रश्न है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आप लोगों से होमवर्क का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है। और इसमें कौन विजेता रहा है ये भी आप लोग बता दीजिएगा कि पुरुष एकल किसने जीता, महिला एकल किसने जीता, बस आप लोग इतना बता देना, ठीक है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ हुआ और पुरुष एकल किसने जीता और महिला एकल किसने जीता, ठीक है। बाकी मैंने कल प्रश्न पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। किसी ने आंसर नहीं किया था, ठीक है। आज का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। बाकी आप सभी लोग बताइएगा आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लगी। बाकी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भैया साहब लोगों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भैया वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं आप लोग, क्योंकि देखिएगा मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ें बताई जाएँ कि जिसमें आपका फ़ायदा हो, ठीक है। 2-2 घंटे की क्लास चलाकर 5 क्वेश्चन हल कराना वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट ले पाएँ, ठीक है। 30-35 मिनट की क्लास में अगर आप 30-35 प्रश्न ही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।